अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी 90 वोट लेकर मुंतखब हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला मुंतखब होने के फ़ौरन बाद ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिदायत पर अमल करेंगे और एहतजाजी सियासत के चैम्पियन हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आज से इक़दाम करेंगे। सुहेल खान आफरीदी ने सूबे में ऑपरेशन करने की बजाय बातचीत का मशवरा देते हुए अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पर भी मरकजी हुकूमत को नज़रसानी करने का मशवरा देते हुए वफाकी हुकूमत को मुतनब्बे किया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैमिली के मशवरे के बगैर अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल न किया जाए। जहाँ पर देरी है यानी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वहाँ लोकल अवाम, उनको आपने एतमाद में लेना होगा, तब इसका हल निकलेगा। साथ साथ आपने अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर किसने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी का इंतखाब करके इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि वो जारहाना सियासत से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर पहले से ज़्यादा डटे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है और अफगानिस्तान के साथ सरहद होने की वजह से फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ठिकाना बना हुआ है, वहाँ पाक फ़ौज ऑपरेशन कर रही है। मगर इस ऑपरेशन को लेकर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर KP के नए वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी मैदान में आ चुके हैं। आज जब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को मुतादिद बार आगाह कर चुका है और कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों के खात्मे के लिए हालत जंग में है, वहाँ अगर KP हुकूमत वफाक से ताउन नहीं करेगी तो मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, और इनके साथ साथ साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। तीनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं ज़रा कि बाकी दोनों मेहमानों को भी इन्वॉल्व करना चाहूँगी जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। मुझे बताइएगा कि सुहेल खान आफरीदी ऐसा क्या नया करेंगे जो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर पाए? रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा आपका। देखिए फरवा, बात बड़ी सिंपल सी है, ये इन हाउस चेंज है और इन हाउस चेंज जो है वो हमारी पार्टी के अंदर से है और हमारी पार्टी के एक CM को हटा के दूसरा CM खान साहब ने अपॉइंट किया और इसको एक्नॉलेज किया, पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक्नॉलेज किया, कोर कमेटी ने इसको एक्नॉलेज किया, लीगल कमेटी ने, और सबके मुशावरत से ही जो है उनको जो है वो उनको कंफर्मेशन की मिली। और मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उस टाइम आपके मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मैं कहता हूं कि सबसे ज़्यादा मजबूत जिसको मैं कह लूँ वो मिनिस्ट्रीज होती हैं किसी गवर्नमेंट के अंदर, तो वो होती हैं आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने आफ्टर 6 months इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सारे चेंज किए थे। तो ये शैफलिंग विद इन द पार्टी, विद इन द कैबिनेट, विद इन द हाउस कोई नई चीज़ नहीं है, होती रही है, होती आई है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने भी कायम अली शाह साहब को हटा के तो शाह साहब ने उनको बनाया। Of backing operation or not backing operation, more or less they're like same, they're alike, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब भी यही बात करते थे कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे और सुहेल खान आफरीदी साहब भी यही बात कर रहे हैं। आज उनका पहला खिताब था, उन्होंने यही बात की कि मशवरा दिया कि बातचीत करें। तो फिर अगर कुछ डिफरेंस नहीं था तो फिर तब्दीली क्यों की गई? देखिए फरवा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफ़ यू वांट बी टू ऑनेस्ट अबाउट इट, तो बड़ी सीधी सी बात ये है कि जो सुहेल ने आज बात की, इज़ अ वर्कर, वो वर्कर हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने साबका, जिसको हम इलाका गैर कहते थे और ट्राइबल बेल्ट कहते थे, वहाँ से एक शख्स जो है वो CM बने सूबे के, और इसके अलावा वो ऑलरेडी MPA थे और पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब के कैबिनेट के मिनिस्टर थे। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इनका कोई इस तरह के मामलात नहीं है, इसको आप कहें। ऑन द अदर साइड अगर मैं आपको आप ही की बात को आगे लेके चलूँ तो देखें, जो बात आज स्पीच की उसने मैंने बड़े गौर से सुनी, एक एक लफ्ज़ को मैंने दो दफ़ा सुना, तो उसको बाकी उसका एनालिसिस किया। ऑब्वियसली मैं आज 4-5वें चैनल पे बैठ रहा हूँ आज और उसकी वही डिस्कशन का महवर है। देखें कौन सी चीज़ ऐसी है फरवा जो उन्होंने
अनकॉन्स्टिट्यूशनल कही है? कौन सी बात ऐसी उन्होंने जो अपने केपी के रूल से हट के बात की उन्होंने? अगर उन्होंने स्टेट की बात की है तो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा तो वो क्या कह रहा है? वो तो अवाम की बात कर रहा है ना। अल्टीमेट जो सब्जेनिटी का इक़्तिदार का जो मंबा है वो अवाम है। ऑन द अदर साइड अगर मैं कहूँ कि अगर उन्होंने कहा कि जी कोई भी एक्शन होगा उसमें वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ के बुजुर्ग लोग, वहाँ के उलमाओ मशाइख इनको शामिल किया जाए तो इट्स अ गुड थिंग। ये तो अच्छी बात है। किसी के मशावरत से ही चीजें आगे चल सकती है ना। अकेला तो कोई भी नहीं लड़ सकता जब तक आपको अवामी हमायत ना हो। तो ये तो अली बकर साहब जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं चाहूंगी कि अफगानिस्तान वाले इशू पे चूंकि ज़ाहिर है कि इट्स अ वेरी वी आर ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कहूँगी कि हम हालत जंग में ही हैं। ज़मीर अकरम साहब, बहुत ही बड़ा इशू है ये, लेकिन मैं उससे पहले भी चाहूँगी कि आप अफगानिस्तान पे इस कमेंट करें। ट्रम्प साहब चूँकि मिस्र पहुँच चुके हैं and we've been witnessing the most historic agreement in the history जो हो गया है। आप क्या समझते हैं? एक तो इसको कैसे लेते हैं, दूसरा प्लीज़ इस पर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं और उबूरी हुकूमत के साथ जो चल रहे हैं, पाकिस्तान डोंट माइंड टॉकिंग टू देम, बट अगर वो टेररिज्म कंट्रोल नहीं करते तो उस पर तो हमारी लाइन बिल्कुल ड्रॉ हुई हुई है। तो कैसे किया जा सकता है केटर? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मशरिक़ वस्ता पे बात करते हैं। जैसा आपने सवाल किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ये शर्म अल शेख पहुँचे हुए, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ हैं और दूसरे मुस्लिम ममालिक के लीडर्स भी वहाँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत अहम इजलास हो रहा है और ये तस्लीम हमें करना होगा, ये खुशाइन बात है कि गाज़ा में इज़राइल की जारियत ख़त्म होने को है और जो लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ था और जिनको कैदी बनाया हुआ था, जो इज़राइली पैलेस्टीनियंस को, उनकी रिलीज़, उनकी रिहाई होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे लिए जो अहम चीज़ जो है ना वो ये है कि आगे जाके क्या होगा, क्योंकि जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं निकलेगा, और उसका हल दुनिया सारी मानती है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, मसलन मतलब कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट और एक इजरायली स्टेट साइड बाय साइड इन पीस। तो जब तक इस चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा और 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं उभर के आएगा सामने, तो ये मसला हल नहीं होगा और गॉड फॉरबिड आगे जाके फिर कोई मसले पैदा हो सकते हैं फ़लस्तीनियों के दरमियान और इजरायलीज़ के दरमियान, और ख़ास तौर पे कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की हुकूमत है और वो खुद उनकी जो पर्सनालिटी है वो तो ग्रेटर इजराइल के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो इस सूरत हाल में सिचुएशन जो है अभी आगे चल के हमें देखना होगा, बट आई अगेन से कि ये एक अच्छा कदम है कि जो जंगबंदी हो रही है और लोग रिहा हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान ने जब से तालिबान की हुकूमत आई है उस वक्त से कोशिश करते रहा, पाकिस्तान कर रहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों और उनके साथ मिल के उनको कि वो तालिबान खुद कुछ ऐसे इक़दाम लें जिनकी वजह से ये TTP या इवन नाउ BLA, इनके जो दहशतगर्दी के जो वारदात होती है पाकिस्तान में उन पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से जो रिएक्शन आता है कि जी ये तो आप लोगों के मुल्क में हो रहा है, हमारा इससे क्या है, आप वो खुद करें। और तो ये बात नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है, तालिबान को भी पता है, कौम मुत्तहिदा को भी पता है, सारे ममालिक जो देख रहे हैं इस चीज़ मसले को, उनको सबको पता है किन इलाकों में TTP BLA के सेंचुरीज हैं, बेसिस हैं और उनको क्या मदद मिल रही है। ना सिर्फ तालिबान की तरफ से, तालिबान ने तो पूरे वो जो अमेरिकन हाँ तालिबान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से उनको इमदाद मिल रही है। अमेरिका के जो हथियार वो छोड़ गए थे वो तालिबान ने उनको हाथ में पकड़ा दिए हैं जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और फिर अगर हमें इस जगह पर वो अब ले आए हैं कि हमें हमारे पास फिर अभी और कोई ऑप्शन नहीं बचा। एग्जैक्टली, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है ज़मीर साहब, आपने जो डिस्कस किया कि हमने बहुत दफ़ा लीनियंसी दिखाई है, ऑप्शन नहीं बचा। बट ब्रिगेड साहब, वैसे तो आप ज़ाहिर है कि डिफेंस पे ज़्यादा बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दानिश के लिए समझने के लिए सवाल ये है
कि मुझे बताइएगा कि जब सूबे की गवर्नमेंट के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहें कि मशवरा दें कि हम इसको बातचीत से भी हल कर सकते हैं, वी बीन टॉकिंग विद देम, जैसे कि ज़मीर साहब ने भी कहा कि हमने बहुत ट्राई कर लिए, तो do you think is there a policy change or could be a policy change since Sohail Khan Afridi is the new chief executive towards Afghanistan? बिस्मिल्लाह, इसमें दो एस्पेक्ट हैं जो आप चीज जिक्र कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो कुछ केपीके में हुआ है वो इन हाउस चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ पे वोट पड़े हैं और वो आ गए हैं। अब उनका जो ओरिएंटेशन है वो केपीके में के अंदर जो हालात हैं, जो परसों तक हालात थे वो कुछ और थे 12 अक्टूबर से पहले, अब आज जो हालात हैं वो कुछ और हैं। 11 अक्टूबर से पहले हालत ये थी कि पाकिस्तान के अंदर केपीके के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी और वो दहशतगर्द तंजीमें हमने नहीं बल्कि अभी मॉस्को फॉर्मेट का जो इजलास हुआ था उसके अंदर ईरान ने भी, रशिया ने भी और चाइना ने भी, यही जो वजीर खारजा आज भारत में बैठ के हिंदू वो वहाँ पे उनके जूते चाट रहा है, इसको कहा, इसके सामने इसके मुंह पे कहा कि आपके मुल्क के अंदर 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के लिए नहीं खत्ते के लिए भी खतरा है, आप उनको कंट्रोल करें। तो ये चूंकि मुनाफिक है हाईएस्ट ऑर्डर के और इनका हथियार उठा के समझते हैं कि दुनिया में हर चीज का हल जो है वो दहशतगर्दी के अंदर पोशीदा है, तो उन्होंने उसको सुनने से या मानने से इनकार कर दिया और जाके भारत की गोद में बैठ गए। वहाँ जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने पहले ही कह दिया था कि ये लोग मर्सिनरीज हैं, हम इन्हें पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर लड़ाएंगे। तो दहशतगर्दी की वारदातें इसी पाकिस्तान में इसी दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ। तो एक तो ये एस्पेक्ट है जो केपीके के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर भी आज, और तमाम की तमाम तंजीमें कहाँ लोकेटेड है, उनके सेफ हाउसेस किधर है, उनके ट्रेनिंग कैंप किधर है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है, एक अमेरिकन नुमाइंदा है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर लिखा होता कि इन्होंने इस इंटायर मुनाफिकों की हुकूमत ने 7 नए ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर काबुल, पख्ती और वहाँ कायम कर दिए। यानी और उसके बाद आज की जो हालत है या कल की जो हालत तो फिर ऐसे में अगर हम उसी सूबे से जो सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर है, ये एक्सपेक्ट करें कि वो अभी भी मशवरा दे रहे हैं विफाक को और एस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज को, कि आप अभी भी बात करें, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, उसको अगर हम लिंक करेंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि बातचीत करनी किससे। उसमें जो आज कल जो बात थी, जो कल जो अटैक किया अफगानिस्तान ने, वो उसके अंदर अफगानिस्तान के टाइम में अफगानिस्तान की आर्मी, अब उसकी डिटेल लंबी है, ब्रीफली उसके अंदर अफगान आर्मी भी है, उसके अंदर फितना अल ख्वारिज भी है, उसमें वो गुल बहादुर ग्रुप के लोग भी हैं जो पाकिस्तान से भाग के नूरिस्तान में और कुन्नड़ में और उन जगहों पे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो तमाम का तमाम अफगान गवर्नमेंट के पेट्रोनेज के अंदर वो अटैक किया। अब जो पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम, जो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम जो है वो काबुल है, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी मुनाफिकों की हुकूमत है जिसको दुनिया ने अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो बात ये एक तो ये असूल, एक तो ये रिस्पॉन्स निकला कि पाकिस्तान ने अपनी फुल माइट से, फुल पावर से, फुल उससे, अभी भी फुल नहीं है मैं कहूँगा, अभी सिर्फ ओनली 25% यूजेज ऑफ वेपन्स और वेपनरी से उसका जवाब दिया और जो कुछ उसका रिजल्ट हुआ वो आपके सामने। लेकिन उसके बाद माजरा चाहूंगी ब्रेक का कहा जा रहा है, वी कुड क्लियरली सी कि जा रहा है कि इंडिया जो है वो प्रॉक्सी लगाने की कोशिश है थ्रू अफगानिस्तान ताकि पाकिस्तान को डैमेज हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं और हुआ भी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर मेरा ख्याल से ना सिर्फ अवाम संजीदा है, अफवाज संजीदा है, बल्कि किसी हद तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिन सूबों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भी संजीदगी का मुजाहरा करें। अली बुखारी साहब, ये जो वज़ीर आला की तब्दीली है, ज़ाहिर है कि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है और हुई भी है, बट अगेन चूँकि मेरा पहले सवाल का जवाब आपने मुझे कम अज़ कम सेटिस्फाई नहीं किया था। एक तो मुझे ये बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा क्या नहीं कर रहे थे जो सोहेल खान अफरीदी साहब कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप लोग क्या अभी भी समझते हैं कि ये पूरी आपने तज्जिया सुना ज़मीर साहब का भी और ब्रिगेड साहब का भी, कि अभी भी गुंजाइश है ये गुड और बैड तालिबान और टेबल टॉक की उनके साथ? देखिए फरमा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बड़े क्लैरिटी के साथ मैं इसका जवाब दूंगा।
देखें, बात यह है कि गुड और बैड तालिबान की टर्मिनोलॉजी हमने तो नहीं दी हुई यार, वो तो हमारी तो 2013 की गवर्नमेंट से भी पहले थी, 2008, 2007, 2006 की ये टर्मिनोलॉजी है, बल्कि 2004-5 की टर्मिनोलॉजी है। हम तो सिर्फ एक चीज कहते हैं जो मैंने डायरेक्टली इमरान खान साहब से सुनी, वो ये है कि दूसरों की जंग नहीं लड़नी, हमने अपनी जंग लड़ी, हमने दूसरों की जंग लड़ के बहुत नुकसान उठा लिए। सो अपने लोगों की जब जंग लड़ी जाती है ना, तो फिर वैसा हाल होता है जैसे इंडिया का हमने हाल किया। अब इशू ये है कि हम अगर जिस जगह का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मैं आपको तारीख, क्योंकि मैं तो तारीख का स्टूडेंट हूँ, एक तारीख का पुराना आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ। 70 के अंदर जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने तो सुना है या पढ़ा है, मेरे साथ जो आपके बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर एयर अटैक भी हुए थे और एक्शन हुए थे। क्या आज 2025 में 50 साल गुजरने के बाद अमन हो गया? नहीं। इशू ये है कि हमें कुछ चीजें सेटल करनी पड़ेगी, लेकिन इशू हमें ये भी लोगों है ना को कि राइट जब लेना हम पड़ेगा। तालिबानों को लाकर वापस बसाते हैं और फिर उन्हें हम रीहैब करने के चक्कर के अंदर फिर दोबारा बेड़ागर करते हैं, फिर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बट हैविंग सेड दैट, आपका सूबा जिसमें आपकी गवर्नमेंट का तीसरा स्पेल है, इट इज द मोस्ट अफेक्टेड सूबा इन द कंट्री। सो इस चीज को क्या हम एक्नॉलेज नहीं कर सकते कि वी हैव डन टॉकिंग टू देम एंड वी नीड टू टेक अ सीरियस एक्शन, एंड फॉर दैट द सूबाई गवर्नमेंट हैज टू बी बाय साइड ऑफ, जाहिर है कि आपको यू नीड टू स्टैंड बाय वफाकी गवर्नमेंट। देखिए फरवा, बात यह है कि कुछ चीजें तो हमें अब ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आनी पड़ेंगी। आपको याद होगा कि यही अली मीन गंडापुर साहब थे, जब सीएम थे, इन्होंने एक जगह खड़े होकर कहा था कि भाई मेरी पुलिस मार रही है, हम पकड़ते हैं लोग और कोई लोग आके छुड़ा के ले जाते हैं। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सीएम की बात कर रहा हूँ और उसका इंटरव्यू मैंने एक मीडिया पे सुना, टीवी पे सुना, इसी तरह उसने बात की। सो कहने का मकसद ये है कि हमें एक पूरी फोकस पोजीशन देखने के बाद हमने एक स्टांस लेना अच्छा, अली बुखारी साहब, यू वेरी सीनियर, मुझे प्लीज टेल मी, आपने जो चेंज किया है इन हाउस, इज दैट बिकॉज ऑफ के जी ऑपरेशन का प्रॉब्लम है, और क्योंकि मुझे स्टांस अभी तक बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा है, या फिर आपने इसलिए चेंज किया है कि मोबिलाइजेशन में उस तरह प्रेशर नहीं बन रहा था वफाकी गवर्नमेंट पे या एस्टैब्लिशमेंट पे? देखें फरवा, मैं उस दिन अनफॉर्चुनेटली जेल नहीं जा सका जिस दिन जो है ये डिसीजन आया। और जो जेल में गए थे उन सबसे मैंने पूछा तो अब्रप्टली खान साहब का डिसीजन आया, और ये इंटरनल पार्टी के इशू की वजह से आया। मतलब पार्टी के इशू का कहने का मतलब ये खान साहब का डिसीजन था। अली मीन गंडापुर वाज अ वर्कर, 2013 में वो आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर थे। टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। एक चीज ऐड कर दूं मैं आपकी इजाजत से, क्विकली सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं मैं, सिर्फ मैं एक चीज ऐड करता हूँ। कंफ्यूजन वहां होती है फरवा जहां पर मरियम सीएम बैठी हो और उनके कजन जिनका नाम हमजा शहबाज है 1.5 साल से तक स्क्रीन में ना हो, जो एक पॉलिटिकल फिगर थे पंजाब की। ये कंफ्यूजन होती है, ये तो क्लियर कट चीज है। आई गेट योर पॉइंट, बट अगेन आई एम नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव, आई एम अ जर्नलिस्ट, बट उसको न्यूट्रल करने के लिए भी मेरे पास जवाब ये है कि जस्ट बिकॉज ये आपने भी आर्गुमेंट पेश किया, जैसे आपका पॉलिटिकल इशू है इंटरनल कि आपने सीएम चेंज किया, ऐसा मेरा ख्याल से उनका भी पॉलिटिकल इशू हो सकता है। लेकिन अगर कोई नून लीग का नुमाइंदा होता तो बेहतर जवाब देता। आपको समझ आई अली बुखारी साहब ने जो प्रेजेंट किया है या जो एनालिसिस किया है ये पूरी थ्योरी पर? क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आई। ब्रिगेड साहब, मुझे तो किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए कि मैंने आपसे बताया कि 2 सिनेरियोज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दी। एक दहशतगर्दी का सिनेरियो, एक अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अटैक का सिनेरियो। अब जब हम बात करते हैं बातचीत की कि किससे बात करनी है, तो मैं ये समझता हूँ, और मैं बड़े अरसे से इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि सेंटर ऑफ टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान है, और वहाँ से ये चीज़ें इनिशिएट हो रही है, और वहाँ पे सारे सेफ हाउसेज हैं। पाकिस्तान ने एक नक्शा प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को 4 हफ्ते पहले, जब बायलैटरल और ट्राइलैटरल समिट हुई थी, जिसमें उन 34 कैंप्स की निशानदेही की गई है जहाँ ये दहशतगर्द तंजीमों को ट्रेनिंग दी जा रही है, हाउस किया जा रहा है, रखा जा रहा है। पाकिस्तान ने ब्रह्मचार का एक फोर्ट जो है उसको टारगेट भी किया है, जो रिफ्यूजी कैंप भी था, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो बात एक चीज है कि अलॉन्ग विद दोज ग्रुप्स जो वहाँ पे मौजूद हैं, who is patronizing those groups? It is Kabul which is patronizing those groups. And Kabul ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, उनका जो वजीर खारजा अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, तो उसके खिलाफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया। अभी DGISPR ने जब ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा कि जी हमने KPK में, या उन्होंने बताया हमने 11,400 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। और बल्कि डीजी साहब ने एक नाम ना लेके कुछ और भी पॉइंट आउट किया था। मैं खैर उसको मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना,
मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, आप इस चीज की कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि उन्होंने कहा कि 11,400 ऑपरेशन हुए हैं, इसका मतलब अगर वो ऑपरेशन हुए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए 14,500, अगर वो हुए हैं तो वो केपीके और बलूचिस्तान में हुए हैं ना, तो वहां पे केपीके की पुलिस जो है उसके बारे में जो 3,200 पुलिस है उसके ऊपर आप रोजाना पढ़ती है कि खरलाची में एग्जैक्टली बल्कि हमारे पास तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी है। मेरे पास वक्त की कमी है वरना मैं उसको भी डिस्कस करती जो केपी गवर्नमेंट में पुलिस का हाल है। जमीर अकरम साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात करना हमारे लिए कोई, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तालिबान हमसे मुज़ाकरात करने रियल ऑनेस्टली और फेथफुली मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, पहले भी हम करते रहे हैं। लेकिन अगर वो एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं लेते हैं, तो फिर हमें उसके जवाब में एक्शन लेना पड़ेगा और उसका फिर अंजाम यही होगा जो पिछले दिनों, कल और पिछले 2 रातों में जो हुआ है अफगान और तालिबान, और ये तालिबान फोर्सेस और टीटीपी के फोर्सेस के साथ जो अंजाम उनका हुआ है हमारी तरफ से, वो यही होगा। तो हम बातचीत करने के लिए हम नहीं पीछे हटने के लिए तैयार, हमें नहीं हटना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बातचीत की वजह से ये मसला हल नहीं होता है और तालिबान इसको एक तरह से एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें उसके काइनेटिक एक्शन हमें लेना पड़ेगा और हमने लिया है और आगे भी चल के क्विकली मुझे जमीर साहब ये भी बताएगा, डज इट अफेक्ट कि अगर जिस सूबे की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है वो सूबे का मौक़िफ़ कुछ और हो रिगार्डिंग ऑपरेशन और वफाक का मौक़िफ़ फ़र्क हो? ये अच्छा, अब इसमें जो है ना मुज़ाकरात अंदरूनी सतह पे या तालिबान के साथ, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि बलूचिस्तान और केपी के अवाम के साथ हमें उनको साथ लेके चलना होगा, बिकॉज उनके वो इफेक्टेड पार्टीज हैं ज़्यादातर, तो उनके ऊपर ये मुसीबत टूट पड़ती है, तो हमें उनको साथ लेके चलना होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको एक्सप्लेन किया जाए कि भाई मसला ये है और रियलिटी ये है, आई थिंक की जो लीडरशिप है दे विल गो अलोंग, बट आई थिंक के मुज़ाकरात अपने लोगों के साथ तो मुज़ाकरात करनी चाहिए। एग्जैक्टली अपने घर से तो शुरुआत आपको करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, अली बुखारी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। चेंज ऑफ कमांड हो गई खैबर पख्तूनख्वा में और जो सोहेल आफरीदी हैं उनके नाम पर वैसे वफाक को भी बड़े रिजर्वेशंस थे और कहा जा रहा था कि वो तो वैसे ही बहुत एक्सट्रीम सोच रखते हैं, लेकिन ये जो कमांड में तब्दीली आई है, आपको इसकी क्या वजूहात मुमकिन तौर पर लग रही हैं? क्योंकि उन्होंने आज जो गुफ्तगू की खिताब करके वो उसमें बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। नहीं, पहले तो मैं इसे कमांड नहीं कहूँगा, ये तो बुज़दिलाना मुसालियत करने वाले में तब्दीली आई। अच्छा, पहले ने भी जो है वो कहा कि हम दहशतगर्दों से नहीं लड़ सकते, इन्होंने भी इसी ज़बान का इस्तेमाल किया। और दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले जो मेरे 4.5 करोड़ भाई और बहनें हैं, उनके लिए तो यही एक बुरी खबर थी कि उनके वसाइल जो हैं वो उनकी सेहत पर, तालीम पर, अमन व अमान पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं होंगे। उनके वसाइल सिर्फ वफाक पर हमलावर होने के लिए ही खर्च होंगे, जिस तरह पहले पिछले 1.5 साल से हो रहे हैं। तो ये टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफगान और पाकिस्तान टेंशन चल रही है और मेनली ऑपरेशंस पर ऑलरेडी बड़ी पॉलिटिक्स हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेकर, और अभी ये जो सोहेल आफरीदी साहब आए हैं और उन्होंने ऑपरेशंस के मुतालिक भी बात की है, फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें अफगानिस्तान को विद पैसेज ऑफ टॉक्स जो है वो इंगेज करना चाहिए। आप अग्री करते हैं और देखते कैसे हैं? जी, इसमें 2 बातें जी। एक तो टाइमिंग बहुत ही जहरीली टाइमिंग है, क्योंकि ये जो बानी चेयरमैन की तरफ से उन्होंने वजीर आला को तब्दील किया है और हमें बताया गया है क्यों तब्दील किया गया है, कि वो चाहते हैं कि वो वफाक के साथ अपना जो वो खासमत है और लड़ाई है, और वफाक सिर्फ वफाक नहीं है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान भी शामिल हैं, उस जो तनाव है उसमें मजीद उसको बढ़ावा दे।
एक ऐसे वक्त में, और इसमें जो कनेक्शन है वो ये है कि एन उस वक्त जब अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमलों में अब बहुत एक भयानक इजाफा हो गया, और ये बात भी अब वाजे हो गई अगर किसी पर नहीं थी इस हफ्ते, कि ये हिंदुस्तान की बराह रास्त मुदाखलत है ताकि इमा पर, फंडिंग पर, एनकरेजमेंट पर ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आप देखिए ना कि अगर जो दहशतगर्द हैं या फितनातुल खवारिज हैं, उनकी फिर बैक पर कौन लोग खड़े हैं? हिंदुस्तान खड़ा है, अफगानिस्तान खड़ा है, और मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से जिस जमात की हुकूमत है वो खड़ी है। तो ये इसलिए जो है वो हमें इस पर बहुत परेशान होना चाहिए। एक ऐसी हुकूमत जो अपने वसाइल उन 12 अजला पर खर्च नहीं करना चाहती जहाँ इसकी उनकी रिट नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बजाय ये कि हुकूमत की रिट ये सब बातें जो आप कह रहे हैं, ये जरा के साथ ताउन करें। जी केपी की गवर्नमेंट को भी पता होगी, इसलिए उन्होंने उनको तीसरे टेनोर में भी चूज किया है। ज़रा कुछ तो वजह रही होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जी उनको मालूम होगी। हाँ जी, आवाम की राय अपनी जगह पर है, लेकिन फिर इसमें भी दो बड़े वाज़ेह पहलू हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेजिटिमेट है तो फिर पूरे मुल्क की हुकूमतें लेजिटिमेट। वो एक ही इलेक्शन कमीशन ने एक ही दिन जो इलेक्शन करवाए, ये नहीं हो सकता कि अटक के पार सब कुछ लेजिटिमेट था और उससे जनूब में सब कुछ इलेजिटिमेट हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ फिर जो लेजिटिमेसी का सवाल है, अगर हम एक सेकंड के लिए मान लें कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो फिर ये दहशतगर्द जो है ये तो फिर किसी कोई हकूक की जंग नहीं लड़ रहे। ये तो कोई जो है ऑलरेडी वहाँ जब नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है उन इलाकों में भी जहाँ उनकी रिट नहीं है, तो ये सवाल आई थिंक बड़ा वाज़ेह है। आज फिर जो वज़ीर आला की तब्दीली हुई है कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगियों की बेहतरी से कोई ताल्लुक और सरोकार नहीं है। ठीक है, नहीं ये बात तो चले एज बीइंग जर्नलिस्ट के जरिए वसाइल पर कब्जा करना है। ठीक, बीइंग जर्नलिस्ट हम भी कहते हैं कि ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट है उसकी शायद उस तरह गवर्नेंस पे तवज्जो नहीं है, बट अगेन अगर उनकी तवज्जो विफाक को आड़े हाथों लेने की है या तंग करने की है, तो इसमें हम गंडापुर साहब वॉज वेरी ईजी विद दैट, क्योंकि मोबिलाइजेशन होती थी और गंडापुर साहब के साथ यही शिकायत थी कि वो उस तरह उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। सुहेल आफरीदी चूँकि ऐसा नाम है जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था विफाक के लिए भी, आप समझते हैं कि ये मोबिलाइजेशन करा सकेंगे या उसको यूटिलाइज करा सकेंगे विफाक के खिलाफ? जी मैं इस पर क्या सराही नहीं करूँगा, ये हम देख चुके हैं। आप सिर्फ ये नोट कीजिए, मेरी आपसे आपके नाज़रीन से सदा भी है कि बानी चेयरमैन की हुस्न इंतखाब पर दाद दीजिए, जिसमें उस्मान बुज़दार और महमूद खान, अली अमीन गंडापुर और अब अल्हम्दुलिल्लाह आफरीदी साहब, सुहेल खान आफरीदी। क्या ये किसी भी तरह ऐसे लोग हैं जो जिनका पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियां बेहतरी करने में कोई भी काबिलियत या कोई भी एबिलिटी है तो वो चला सकें जो इतनी अहम जिम्मेदारी? बट यू जस्ट सेड कि उनका गवर्नेंस पे तो है ही नहीं ना, तो गवर्नेंस के लिए तो जाहिर अगर लेकर नहीं आए तो फिर किसी और चीज़ के लिए लेकर आए हैं, तो खान साहब उस लिहाज से सोच के उनको अपॉइंट कर चुके हैं ना। नहीं तो देखिए ना, अगर वो जो जिस चीज़ के लिए लेकर आए हैं वो तनाव है, वो वफाक पर चढ़ दौड़ना है, वो केपी के वसाइल को एक दफ़ा फिर जो है वो तनाव और फितना और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये एजेंडा या तो तहरीक इंसाफ का है, या आज हमने TLP का एजेंडा देखा है, या हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एजेंडा देखा है। क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने जो पाकिस्तान में एक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हासिल किया है, ये भी आपके नाज़रीन खुद फैसला कर सकते हैं कि इस मुआशी और सियासी इस्तेहकाम को कौन सी कुव्वतें हैं जो तोड़ना चाहती हैं, और वो भी वो लिस्ट बड़ी वाज़ेह है। वो हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल आपसे अगला ये भी है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की बात जो है वो की जा रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। आज सुहेल खान आफरीदी ने भी इस तरह की बात की है। एक तो मैं इस पर ज़रा कि आपका कमेंट चाहूँगी, बट बिफोर प्रोसीडिंग इस क्वेश्चन पे एक छोटा सा सवाल और ले लें।
आपको, आपके तज्ज़िये में, आप इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, क्या लगता है सोहेल खान आफरीदी वुड बी डैमेजिंग टू विफाक, या कुछ इस तरह कर सकते हैं जो चढ़ाई गंडापुर साहब नहीं कर पाए थे उस तरह, या फिर गंडापुर साहब ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे? नहीं, मैंने कहा मैं इस पर कयासर ही नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो भी जो है कोई काबिल जिक्र मोबिलाइजेशन कर पाएंगे। देखिए, वजीर आला का ओहदा जो है पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा ताकतवर ओहदा है, इंतजामी लिहाज से भी, मालियाती लिहाज से भी। लिहाजा जिस शख्स या खातून पर कोई ये जिम्मेदारी दी जाती है, उसकी फिर वजीर आला बनने से और बनने के बाद एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो फिर उसकी चले, उसका हकमियत में कोई इंटरेस्ट ना हो। खुर्रम दस्तगीर साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात आपके इल्म में है? जी नहीं, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में तो नहीं। और ये एक देखिए समझे ज़िमनी सवाल है, और अगर ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान को खुद दरपेश, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फैमिली से मशवरा नहीं किया जाता, तो क्या आप समझते हैं इस पे भी क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी? नहीं, देखिए हुकूमत मशवरा करने की मजाज नहीं है, ये प्योरली जो हुकूमत का एक इंतजामी फैसला है। और कितनी देखिए बहस हुई अडियाला में मुलाकातों की, उस पर भी कितने प्रोग्राम हुए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई। अब मुलाकातें हो रही हैं, जब नहीं हो रही थी। इशू ये है कि सवाए उस अडियाला के इर्द गिर्द या खैबर पख्तूनख्वा में, जहां भी अभी आपने देखा कि वो पेशावर के जलसे में तमाम इंतजामी और मालियाती ताकत होने के बावजूद, बगैर किसी जिसे कहते हैं कि कोई हरासा किसी को किया गया, तो मैं फिर कहूंगा कि अगर हमें मुकाबला करना है, हमें पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए कि भाई केपी पंजाब से बेहतर सेहत का इंतजाम हो रहा है, केपी में बेहतर पुलिसिंग हो रही है, केपी में जो है करप्शन को खत्म कर गया है पटवारी पर, लेकिन हम ऐसे कोई बात, ये ऐसा कोई मुकाबला नहीं सुनते। हम सिर्फ यही सुनते हैं कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। लास्टली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, अफगानिस्तान के जो अबूरी हुकूमत के साथ मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर है कि हम वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, और वो भी ज़ाहिर है ये काम नहीं कर सकते। इट्स डन, व्हाट इज़ डन इज़ डन। तो आप समझते हैं कि क्या अदर देन ऑपरेशन कोई और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? कोई डेलीगेशन भेजने की बात हो रही थी पिछले दिनों कि महमूद खान अशरफजई साहब को भेजा जाएगा डेलीगेशन के साथ अफ़गानिस्तान गुफ्तगू करने के लिए। ये वाला आपको ऑप्शन बेहतर लगता है, या आपको लगता है कि फुल फ्लेज ऑपरेशन ही बेहतर है इस सिचुएशन में? जी देखिए, आपके नाज़रीन को दोबारा याद कराना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में बहुत संजीदा कोशिशें की हैं, खुद भी अकेले, बायलैटरल लेवल पे भी। आपको याद, अभी चंद महीने पहले चाइना के साथ हमारा ट्राइलैटरल हुआ था अफगानिस्तान में, और अभी यानी हफ्ता पहले मॉस्को में रीजन के तमाम जो स्टेक होल्डर हैं अफगानिस्तान में, उनकी मीटिंग हुई। तो पाकिस्तान बराह रास्त भी, पाकिस्तान खित्ते में भी और इंटरनेशनली भी अपने पूरी कोशिश कर रहा है कि हम किसी मुज़ाकरात के जरिए किसी नतीजे पे पहुंचे। नतीजे तो वहाँ की हुकूमत है, उसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का इशू है और मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि बराह रास्त विक्टिम है उस गर्दी का जो वहां से उठती है। और ये बात वाज़ेह है कि जो अफगानिस्तान की इस वक्त अबूरी हुकूमत है, वो तालिबान पाकिस्तान को, कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें ये खौफ है कि अगर उन्होंने उनको रोका तो वो उन पर चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि वो तो जाहिर है एक अस्करी लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, उनको ये खौफ है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का तो बराह रास्त इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हमने अब हर सतह की, मैं फिर कहूंगा, बराह रास्त, खित्ता और बैन अल-अक़वामी तीनों कोशिशें करके देख ली हैं, और नतीजा ये निकला है। और ये भी कोई हादसा नहीं है कि अफगानिस्तान के जो वजीर खारिजा हैं वो मॉस्को से उड़कर सीधा नई दिल्ली गए हैं, और जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ और हिंदुस्तान के हक में, तो ये जो नेक्सस है उनका, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, वो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये तो साजिशी ठहरी है। अब ये साबित हो गया है, हाँ, ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान
तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। बिल्कुल होता है और ये मेरा ख्याल से दुनिया के सामने अब हमने रखा भी है और इसे एग्जैक्टली वेरी राइट अबाउट इट। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इस तब्दीली से क्या एक्सपेक्ट करें? क्या ऑपरेशंस के हवाले से कोई बेहतरी आएगी? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप इंगेज करने की बात कर रहे हैं, जबकि वफाक और ज़ाहिर अफवाज का मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ ये जो आपने भी एक बात की थी अडयाला से शिफ्ट करने की, ये बात कहाँ से आप तक पहुँची है और क्या इसके चांसेस है कि क्या शिफ्टिंग हो रही है खान साहब की? देखिए, जहाँ तक आप KPK की चेंज की बात कर रही हैं तो KPK में हमारी मेजॉरिटी है, 115 की ईवान में हमारे पास 93 MPs मौजूद है, तो जो 2/3 मेजॉरिटी है। और ईवान में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है ये उनका राइट है कि वो किसको मुंतखब करके कायद ईवान बनाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कभी ऐसा हुआ है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, बुज़दार साहब के बाद परवेज साहब आए थे, इसी तरह मुराद अली शाह साहब भी आए थे, उससे पहले भी कौमी असम्बली में भी ऐसा हुआ था। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब खत्म हो गए थे, शुजात साहब आए थे, शुजात साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू वेरी राइट, हिस्टोरिकली ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैरिस्टर साहब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त वो क्लैश ऑफ क्लैंस चल रहा है हमारा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड गंडापुर साहब के साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी कि वो उन्होंने फौरन इस्तीफा तैयार रखा हुआ था और अभी तो उनका इस्तीफा वैसे बाय द वे कबूल भी नहीं हुआ है एज पर KP गवर्नर? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आप ही की सारा क्वेश्चन ही कर रहा था, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाह रहा था। तो ये तो देखे ना, हमारा राइट है, खान साहब का जो उसका कह रहे हैं, और इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है कि किसको किस वक्त आप लेके आ सकते हैं, किसको किस वक्त आप नहीं लेके आ सकते। लिहाजा ये एक आईनी तब्दीली है, ये ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होने चाहिए जिससे बदमज़गी हो और जिससे मजीद तनाव बढ़े, जिससे नफरत बढ़े। लेकिन जहाँ तक आप टाइमिंग का कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ विद रिस्पेक्ट टू दहशतगर्दी बहुत बड़ा क्लियर है। और मैं आपको उनके कुछ डेटे भी इवन बता दूंगा। आपको याद होगा हमने 17 जनवरी 2025 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर KPK हाउस में। उसके बाद दूसरी एक वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी KPK हाउस में, CM हाउस पेशावर में हमने बुलाई थी। उसके बाद बाजोड़ के सूरत हाल पे हमने एक सितंबर में भी ऑल पार्टीज को वो ऑल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे सेनेटर MNAs और MPA KPK से सबने वो शिरकत की हुई थी। इन तीनों के हमने 12 प्रेस रिलीजेस इशू किए थे और हमने अपना कैटेगोरिकली स्टैंड ये दिया है कि जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, दहशतगर्दी भी किसी किस्म की ठीक है, आप दहशतगर्दी से कॉम्प्रोमाइज दहशतगर्दी पे बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।